हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और इसके लिए हम पहले VS कोड ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन हमारा दिख रहा है सबको? हेलो, हमारा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? एनीबॉडी कंफर्म हाँ कीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिस्कस करना है, ठीक है। और अब कोई अब एंट्री ले रहा है। इसको म्यूट कर देता हूं। अब सब कुछ सही है, ठीक है। एक सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग डॉट CPP। एक सेकंड लगेगा उसको फाइल कंप्लीट होने में, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, C++ में एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके बाद पता चलेगा ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया और इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कोड साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और एक कोड हम लिखते हैं जो कि नॉर्मल कुछ क्लासेस लिखेंगे और कुछ मेथड्स लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपको समझ में आना चाहिए अगर आप अभी तक इससे पहले का क्लास किए होगे तो। चंदन काफी लेट है। हाँ, तो एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं और आप लोग मैक्सिमम सबको पता ही होगा, ठीक है। प्रोग्राम लिखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का और ट्राई करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का, ठीक है। IO स्ट्रीम, और उसके बाद नेम स्पेस डिफाइन करना है यूजिंग नेम स्पेस। हाँ, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं, ठीक है। और इसमें ना करके ना हम इसको एक अलग ही करते हैं, ठीक है। ऐड कॉम्प्लेक्स डॉट CPP। अच्छा, ऐसा कोई अनम्यूट करके कोई लोग बताइए, हम जूम मीट पे क्लास कर ले क्या? मीटिंग गूगल मीट वाले में होस्ट एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता हमारे पास। जूम मीट पे करेंगे तो हम होस्ट किसी और को बना पाएंगे और रिकॉर्डिंग भी उसमें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। यही ठीक है सर। चैट में टाइप कर दीजिए जूम और गूगल मीट दोनों, हम बाद में रिस्पॉन्ड में चेक कर लेंगे और कितने लोग पहुंचे, जूम ठीक है। जूम हर्षित भाई, हाँ, जूम पे कर लीजिए। जूम पे रिकॉर्डिंग भी उसमें कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, नगीता लीव कर सकते हो आप। आपका हम C लैंग्वेज का क्लास अलग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें बाकी लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है, ठीक है। हम इसी में तब तक कोड लिखते हैं, बाद में जब वो फाइल बन जाएगा तब हम कर लेंगे, ठीक है। नेम स्पेस डिफाइन करते हैं, नेम स्पेस STD, ठीक है। और उसके बाद हम एक इंट मेन फंक्शन लिखते हैं। अरे, बन ही गया फाइल, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो लिखे हैं उसको छोड़ेंगे नहीं। कट कर दिया। तो इसमें हम क्या चाहते हैं ना, इस प्रोग्राम का हम सबसे पहले मोटिव लिख देते हैं कि हम इस प्रोग्राम से करना क्या चाहते हैं, ठीक है। वी वांट टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं और एक में यूजिंग मेंबर आ गया। वी वांट टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूजिंग अ मेंबर फंक्शन, ठीक है। एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर ही और उसी को यूज करके हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लास हम क्या डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नाम का, ठीक है। ये अपने आप से बन गया, इसको इग्नोर करते हैं। कैपिटल लेटर रखेंगे और कॉम्प्लेक्स और ये करली ब्रेसेस, ठीक है। इसमें हम प्राइवेट सेक्शन में ना दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, ठीक है। पहला वेरिएबल क्या होगा, इंट होगा, रियल वाला पार्ट जिसको हम R बोलेंगे, ठीक है। या फिर पूरा ही लिख देते हैं रियल, और इंट इमेजिनरी, ठीक है। IMG इसको हम लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट को। और यहाँ के बाद से ना हम पब्लिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर, इसलिए हम इसको कमेंट भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फॉर सेटिंग वैल्यूज। वैल्यूज सेट करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता कंस्ट्रक्टर में,
और ये फंक्शन है तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगेगा। और इसमें आर्ग्यूमेंट में हम क्या लेंगे, दो इंटीजर वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है, एक इंट आर और एक इंट आई, ठीक है, रियल और इमेजनरी को सेट करने के लिए। क्या होगा इसको, तो रियल वाले में हम आर को सेट कर देंगे, रियल इज इक्वल टू आर, एंड इमेजनरी वाले में हम आई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक क्लास के बाहर हम एक सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि ये एरर दिखना बंद हो जाए। और उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के बाद अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। एक क्लास डिफाइन किए, उसमें एक प्राइवेट सेक्शन है और एक पब्लिक सेक्शन है, ठीक है। और अब इसको अगर हम इसमें इस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाए तो वो कैसे बनाएंगे, इंट मेन। और यहाँ पे अगर इस क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स C1 बना सकते हैं, और उसमें दो हमको आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट हम इनपुट लेके यूजर से भी पास कर सकते हैं, या फिर हम 8,9 ऐसे ही कोई रैंडमली पास कर देते हैं, ठीक है। एम आई ऑडिबल, हाँ आवाज आ रही है। ये लोग जो वेट कर रहे हैं इन सबको एंट्री दे देते हैं पहले। हाँ, तो इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं, ठीक है। और ऐसा हम चाहें तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं C2 करके, और इसमें हम क्या वैल्यू दे सकते हैं 2,3 और सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। इसमें जो रियल वाला पार्ट होगा उसमें 2 सेट होगा, और जो इमेजिनरी वाला पार्ट होगा उसमें 3, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स के बाद ना हम एक और पहले फंक्शन बना देते हैं, वॉइड डिस्प्ले, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं लगा, ये सिंपल एक सी आउट करेगा, ठीक है। सी आउट में क्या होगा, सी आउट में डायरेक्ट सबसे पहले रियल को प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस स्पेस, और उसके बाद आई इमेजनरी वाले पार्ट को, और इमेजनरी वाले पार्ट के बाद क्या लगता है आई, ठीक है, और सेमी कॉलन। ये जो भी प्रिंट हुआ ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर रियल का वैल्यू 3 है एंड इमेजनरी का वैल्यू 4 है, तो ये पूरा जो कोड हम यहाँ पे लिख दिए, ये क्या प्रिंट करेगा, 3 प्लस 4 आई, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये रियल वाला पार्ट अगर 3 हो, इमेजनरी वाला पार्ट 4 हो, तो ये जो फंक्शन है डिस्प्ले, ये 3 प्लस 4 आई प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। और उसके बाद ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक तीसरा चीज हम करना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं ना, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करें, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन हम क्या डिफाइन करेंगे, मेंबर फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप करने वाला, ठीक है। जैसे फंक्शन डिफाइन करेंगे, सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप पे कोई इंट वॉइड ना देके हम ऐसा कोई फंक्शन लिख रहे हैं जिसका वैल्यू रिटर्न जो करेगा वो कॉम्प्लेक्स टाइप का ही होगा, ठीक है। जिस क्लास को हम के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइप का होगा। तो रिटर्न टाइप, और उसके बाद फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम हम यहाँ पे ऐड रख देते हैं, ठीक है। ऐड रख देते हैं फंक्शन नेम, और ये आर्ग्यूमेंट जो लेगा ना, ये आर्ग्यूमेंट भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स C1 कॉमा कॉम्प्लेक्स C2। ये जब हम शायद क्लास एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट किए तो उस समय से हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। इसी को यूज करके हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझाने वाले हैं कि उसका नीड क्या है। तो यहाँ पे ऐड लिख दिए, और उसके बाद इसमें हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, जो पहले एक इसमें नया कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेम्प करके, या फिर मान लो C3 बना लेते हैं, ठीक है, या फिर C ही रहने देते हैं सिर्फ, 3 कर ही देते हैं भाई। और इस C3 में ना, हम C3 का जो डॉट A होगा उसको हम रियल वाला पार्ट है, ठीक है, रियल को इक्वल कर देंगे C1 के रियल प्लस C2 के रियल के बराबर, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा देंगे। वैसे ही इमेजनरी वाले पार्ट को भी सिमिलरली ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल वाले पार्ट में रियल वाला दोनों जोड़ के लिख देते हैं, और इमेजनरी वाले पार्ट में इमेजनरी वाला दोनों जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, तो आपको शायद पता होना चाहिए, ठीक है। इमेजनरी वाले पार्ट में भी हम वही करते हैं, IMG इज इक्वल टू
C1 डॉट img प्लस C2 डॉट img, ठीक है, और सेमी कॉलन। अच्छा, आज शोर ज्यादा हो रहा है क्या? हेलो, क्या कह रहा है? नो अच्छा, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो ना, तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं, ठीक है। वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेड सी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा ना, दोनों के वैल्यू को 0 सेट कर देगा, ठीक है, 0 0। तो इसको कुछ आर्गुमेंट भी नहीं चाहिए होगा। चलो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या काम होगा? अगर कंस्ट्रक्टर जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यानी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे C3 बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी रियल और इमेजनरी का पहले से वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में रियल और इमेजनरी दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसी चीज को करने के बाद हम यहाँ पे C3 को सिंपल रिटर्न कर देंगे, रिटर्न C3 सेमीकोलन, ठीक है। अब सब कुछ सही है। ये जो ऐड फंक्शन है ना, ये इतना यूनिक फंक्शन है कि ये जिस क्लास के अंदर डिफाइंड है कि वही इसका रिटर्न टाइप है, और ये जो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो भी अपने ही क्लास का टाइप का आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ठीक है। और जो ऐड करने का तो लॉजिक वही है कि जो नया वाला इसके अंदर एक और नया हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और उसको हम रियल वाले पार्ट को जो पहले से दोनों आया उन दोनों के रियल के प्लस के इक्वल कर रहे हैं, और इमेजनरी को क्या कर रहे हैं हम, उसके पहले से जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसके पास, उन दोनों के इमेजनरी के सम के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं ना, इसको अगर हम कॉल करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप रिटर्न करेगा तो हम लोग को इसको स्टोर करने के लिए भी एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का ही वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉल करना होगा। कॉल कैसे कर सकते हैं? एक चीज हम बता दें, यहाँ पे ना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम दोनों को ना ही लें, ठीक है। एक ही हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं, और एक जो रियल होगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल किया जाएगा उसी को रहने देंगे, ठीक है। अब ये हम क्यों किए? जैसे मान लो कि हम इस C2 के थ्रू कॉल करते हैं, ठीक है। अगर हम C2 के थ्रू कॉल करते हैं C2 डॉट और ऐड को, तो इसमें हम किसको ऐड कर सकते हैं? जो पहले से C1 बना हुआ है उसको, ठीक है। तो अब ये ऐड कैसा होगा, पहले हम वहां पे कोड में ऐड में इसमें सिंपल C1 को हम पास कर देंगे, ठीक है, सेमी कॉलन। ये ऐड करने का फंक्शन है, यानी C2 एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और वो पूछेगा कि C2 में, ये ऐड तो C2 में ही करेगा, ठीक है। और जो आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे देंगे उसको ऐड कर देगा। अगर यहाँ पे कोई और आर्ग्यूमेंट देते तो उसको C2 में ऐड कर देता। अब फिलहाल के लिए हम यहाँ पे C1 दे रहे हैं, ठीक है। और ये C2 डॉट रियल, अच्छा इसको हटाना है। हमको ना इसको C1 करना है, ठीक है, C1, और इसको कर देते 3, इसको 3 रहने देते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल C रहने देते हैं, और C को ही रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। अब सब कुछ सही है। हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का, और उसको हम ऐड किस में कर रहे हैं? जो पहले से जिसके थ्रू ये कॉल हुआ, यानी C2 के थ्रू कॉल हुआ, तो उसका जो डायरेक्ट हम लोग रियल लिख सकते हैं, ठीक है। और रियल में हम ऐड कर देंगे C1 डॉट रियल, यानी कि जो डायरेक्ट रियल लिखा हुआ है ना, वो इसका है, ठीक है, जिसके थ्रू फंक्शन को कॉल किया गया है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसका वाला रियल, यानी कि 2। यहाँ पे क्या आएगा, एक चीज हम बता दी, जैसे ही C1 के लिए कॉल होगा ना, तो यहाँ पे C1 का वैल्यू आ जाएगा 8 और 9। इस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जो C बना, इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू हो जाएगा 0 और 0, ठीक है। अभी इसमें वैल्यू 0 और 0 है, तो यहाँ पे इसको 0 है, और इक्वल टू से देखते हैं हम क्या असाइन करें, ठीक है। इक्वल टू में इसका ये रियल वाला पार्ट किसका होगा? जो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू कॉल किया गया, यानी C2 के थ्रू कॉल किया गया, तो C2 का रियल पार्ट क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस में C1 का रियल, यानी जिसको पैरामीटर के तौर पे पास किया गया, किसको पास किया गया? 8, 9 को, ठीक है। तो इसमें जो 8 है
ये यहाँ पे आ जाएगा रियल वाला पार्ट, ठीक है। हमें दोनों में फर्स्ट वाला ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट वाला, इसमें भी फर्स्ट वाला, यानी कि रियल वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 8 नहीं आया, तो 2 + 8 इसको हम फिर से कमेंट आउट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी सेम वैसे ही यहाँ पे इमेजनरी वाले पार्ट को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इमेजनरी वाले पार्ट में क्या होगा, 0 था जो ये सॉरी 0 नहीं, 0 ये वाला है, ठीक है। सी जो नया ऑब्जेक्ट बना कॉम्प्लेक्स वाला, इसको, ठीक है। और यहाँ पे हाँ एक चीज हम बताते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कोई बता सकता है? हेलो, सी डॉट रियल में क्या आएगा? चूंकि हम इन दोनों को ऐड करके इसमें असाइन कर रहे हैं, तो अभी ये सी डॉट सी का डॉट दोनों वाले यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, ठीक है। सी डॉट रियल का वैल्यू क्या होगा, अभी 0 है। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे एक लोकल स्कोप में, img का वैल्यू होगा 0। तो ये अभी तक का स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे अब 2 आर्ग्यूमेंट पास किए जो कि 8,9 है, और जिसके थ्रू वो ये कॉल किया गया उसका 2,3 है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन इसके थ्रू कॉल किया गया, यानी कि इसी का रियल और इमेज, जहां पर भी रियल और इमेज डायरेक्टली वेरिएबल लिखा हो ना, वहां पे आप समझ लेना ये C2 क्लास, यानी जिसके थ्रू फंक्शन को कॉल किया गया उसके वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे रियल का पार्ट में डायरेक्ट यहाँ पे img लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस img का रेफरेंस किससे है, 3 से। तो यहाँ पे 3 होगा प्लस, और ये c1 डॉट img, यानी कि जो यहाँ पे c1 पास किया गया इसका img, तो क्या है 9। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, c1 डॉट img और c1 डॉट रियल का हम वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बताइए क्या यहाँ पे असाइन होगा। दोनों वैल्यूज हम लिख दिए हैं, बस सम करके बोलना है। हेलो, आवाज आ रही है हमारे? पहले आवाज कंफर्म कीजिए। 11 12। 11 12, ठीक है। 11 12, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 10 10 12। और 12। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे ना इसको ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या असाइन हो जाएगा, 10, ठीक है। यानी C1 जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उस पे 10 असाइन हो जाएगा। और क्या होगा, एक और चीज होगा, ये जो 9,3 था ना, ये भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 12, ठीक है। यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका 10 12 असाइन हो जा रहा है। तो अब जो यहाँ पे C रिटर्न होगा ना, इसके रियल और अब यहाँ पे C का रियल में रिटर्न हो जाएगा 10, ठीक है। और C का इमेजनरी वाले का वैल्यू होगा क्या, 12। और अगर ये प्रिंट करता है तो प्रिंट क्या करेगा, 10 + 12i, अगर हम इसको डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू प्रिंट करें तो, ठीक है। इन सब चीजों को हम कर देते हैं कमेंट आउट, इसको ले जाते हैं न्यू लाइन पे, ठीक है। तो ये रिटर्न जब C कर रहे हैं तब का ये इसको ऊपर ही रखे, क्या सबको ऊपर रख रहे हैं तो इसको भी ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। अब सब कुछ सही लगेगा। तो ये जो रिटर्न C रिटर्न होने से पहले क्या था, C के रियल का वैल्यू 10 सेट हो गया और C के इमेजनरी का वैल्यू 12 सेट हो गया, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन नहीं भी समझ में आया तो जो इतना लंबा हम रामायण के, इसमें समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये भी चीज आपको समझ में आना चाहिए, जिसके थ्रू कॉल किया जा रहा है डायरेक्टली, जहाँ पे भी रियल और img लिखा गया वो उसकी बात हो रही है। और जो आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम जो C1 डॉट रियल कर रहे हैं वो इस आर्ग्यूमेंट को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ये इस वाले की बात होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, C3 के लिए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे, और ये जो पूरा चीज हम लिखे हैं इन सबको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस ऐड फंक्शन को चेंज करके ना, इसके जगह पे हम ऑपरेटर्स का यूज करके बताएंगे, ठीक है। तब आपको क्लियर हो जाएगा। C3 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे शायद एंडल नहीं लगाए, कोई बात नहीं। उससे पहले ये वाला तो इस आउटपुट को आने देते हैं, और उसके बाद हम इसको दोनों को भी डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। C1 डॉट डिस्प्ले
इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दे रहे हैं और C2 को भी हम डिस्प्ले करा लेंगे पहले। और इस डिस्प्ले फंक्शन में एक एंडेल लगा देते हैं। ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं इसका कुछ सेंस नहीं बनता, बस ये ऐसे ही हम फॉर्मेटिंग और जो जो नंबर है वो सब प्रिंट हो जाए इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और पहले आउटपुट एक बार आ जाए 10 + 12 बाई, उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू इसी प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। इसमें किसी को डाउट है कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन समझने में? अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन ही नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ नहीं आएगा। हेलो, अनम्यूट करके बोलिए, वरना बाद में ऐसा बोलिए कि समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आ जाओ भाई जल्दी करो। 10 + 12 बाई प्रिंट हो गया, ठीक है। और इसका पूरा लॉजिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा, अगर थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं समझ आ भी गया है और थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा ब्लर्ड जैसा समझ आता है कि ब्लर है, अभी दिख नहीं रहा पूरा क्लियर, तो विजिबिलिटी अच्छा हो जाए इसलिए इसको दोबारा से एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं ना, हम इस ऐड फंक्शन को क्या करते हैं, अच्छा ऐड फंक्शन को हम ऐसा कर सकते हैं सम बनाकर या फिर कुछ और फंक्शन बना सकते हैं। और तो यहाँ पे हम एक ऐड फंक्शन को क्या करेंगे, फंक्शन ना बना के हम इसको ना एक प्लस फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। और प्लस फंक्शन डायरेक्ट हम लोग इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऑपरेटर्स के थ्रू डिफाइन करेंगे। हाँ, प्लस इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि हम लोग जो भी सी लैंग्वेज में फंक्शन बनाते हैं या फिर C++ में उसको बाय डिफॉल्ट प्लस और या फिर कोई भी अदर सिंबल उसमें यूज नहीं कर सकते, अंडरस्कोर, नंबर और कैरेक्टर वही 3 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ना C++ में एक स्पेशल सिंटेक्स दिया गया है कि हम लोग इस ऑपरेटर को ही फंक्शन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो हम बताएं जितना भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है वो जनरली एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। वो जैसे ही उस ऑपरेटर को यूज किया जाता है ना तो इस एक फंक्शन को कॉल कर देता है जो कि फंक्शन क्लास में डिफाइंड हो। तो यहीं पे हम यहाँ पे जो ऐड वाला फंक्शन है जो इसको हम डिफाइन किए हुए हैं ये उसी फंक्शन को कॉल कर देगा। तो इसका बस सिंटेक्स वही है, जो वहाँ पे हम लोग फंक्शन नेम लिखते हैं वहाँ पे फंक्शन नेम की जगह पे ऑपरेटर और स्पेस देके उस ऑपरेटर का नाम, जिस ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो OPERATO ऑपरेटर की स्पेलिंग सही है ना? हाँ, तो ये हो गया ऑपरेटर। अब इसको कॉल करने का सिंटेक्स क्या है, कॉल करने का सिंटेक्स भी वही होगा, ऑपरेटर प्लस हो गया। अब इसको C1 को कॉल कर देंगे, ठीक है। अगर हम अभी भी इसको कॉल करें तो आउटपुट सेम ही आएगा। रन कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोनों को हम डिस्प्ले कर दिए थे 8 और 9 आई को, ठीक है। तो यहाँ पे 8 + 2 हो गया 10, नीचे नीचे देख सकते हो, और 9 + 3 हो गया 12 आई, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं फंक्शन नेम को ना ऑपरेटर ऑपरेटर का नाम का फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्लस नाम का फंक्शन बना दिया। अब चूंकि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें ऐसा कहता है कि नहीं, इस ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर के पास भी एबिलिटी आ जाएगा कि इस फंक्शन को यानी कि इस फंक्शन को कॉल कर दे सकता है क्योंकि इसके लिए मीनिंग्स डिफाइंड है, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए क्या करेगा, सिंपल यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस और ये जो ऑपरेटर प्लस है इसको हटा देगा, ऑपरेटर कीवर्ड को हटा देगा, डॉट को भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना कि ये जो पहला वाला होगा इसके थ्रू कॉल होगा फंक्शन, ठीक है। ये जो प्लस ऑपरेटर प्लस करके हम फंक्शन बनाए ये इसके थ्रू कॉल होगा और ये एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। हाँ, कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए। हेलो, अगर हमारी आवाज, इसको ना C2 डॉट सम या फिर ऐड जो भी हम बना रहे थे, ठीक है, ऑपरेटर अभी के लिए तो ऑपरेटर प्लस और बस इसको ऐसा समझ लो कि ये आर्गुमेंट पास कर दिया गया C1, ठीक है। तो यही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और यहाँ पे प्लस को हम इस ये एबिलिटी दे रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर ले, ठीक है। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को बार बार ऐड करना पड़ सकता है, लेकिन प्लस जो ऑपरेटर है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी प्लस इंटीजर फ्लोट इसी सबको ऐड करने के लिए बना है। लेकिन हम इसको एक और चीज बता दे रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक मिले तो तुम जिसके थ्रू कॉल किया गया उसमें ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स रिटर्न कर देना, ठीक है। तो वही चीज ये कर रहा है, रिटर्न जो कर रहा है वो इसमें ये C3 में असाइन हो रहा है
तो C3 को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। रन कोड पे करें क्लिक तो वही होगा जो पिछली बारी हुआ था, ठीक है। इसका इंटरनल लॉजिक बस यही है कि C2 के थ्रू कॉल हो रहा है और C1 एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप दूसरा नंबर्स के लिए भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। और इसमें जिसको समझ में नहीं आया बताइए, हम इसको दोबारा से बताएंगे। हेलो। इसके बाद हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेने वाले, ठीक है, जिसमें हम मतलब एक ही वेरिएबल के साथ चेंज करेंगे, ठीक है। हाँ, और एक और उससे पहले एक बाइनरी ऑपरेटर में ही देखेंगे, ठीक है, वो निगेटिव करने वाला। बाइनरी नहीं, यूनरी ऑपरेटर। ये वाला हो गया बाइनरी ऑपरेटर का, ठीक है। एक सेकंड हम देख लें इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। हेलो। जूम जूम लिख तो दिए। हाँ, ये वाला समझ में आया कि नहीं, बोलिए यस या नो बोलिए। हमारे पास दो और एग्जांपल्स है, ठीक है। हमारे हिसाब से उन दोनों के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। हम डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? वर्चुअल फंक्शन के बारे में हम बोले। आवाज आ रही है? पहले गुलशन कंफर्म करना तो। हेलो। हाँ आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो डाउट है आपको राहुल? आप ही बताइए। आप जी नहीं, अभी डाउट कुछ नहीं है सर। अभी कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। नहीं तो अब क्या करते हैं सर। ना, आपको डाउट नहीं मतलब किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा मान लेते हैं। और कोई नहीं बोल रहा हाँ समझ आ रहा है, चलिए काफी है। कोई एक पर्सन भी लिख दे रहा है मतलब काफी है, चलो। तो इसमें हम जो नोट लिखने वाले थे ना, ये क्या होता है, इसमें लिखना है जैसे ही ना क्या होगा, अगर बाइनरी ऑपरेटर के केस में इसको हम नोट ना मतलब अलग से लिख के दे देंगे, ठीक है। इसमें नोट लिख के और हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, अभी लिखेंगे तो टाइम लगेगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, निगेटिव करने वाला। निगेटिव डॉट cpp। इसमें भी क्या होगा, दो नंबर होगा, ठीक है। दो नंबर होगा और यहाँ पे उसको देखते हैं, एग्जांपल में ही देखते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर पहले यहाँ पे लिख दें, दो नंबर्स डिफाइन होगा, ठीक है। ए और इक्वल टू मान लो 4 है और बी इक्वल टू मान लो 5 है, ठीक है। तो हम क्या जो प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसमें जब एक ऑपरेटर माइनस होगा, ठीक है, और ये एक ही लेगा, क्या कहते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट। एक ही आर्गुमेंट लेगा और सॉरी ये एज ए यूनरी ऑपरेटर वर्क करेगा, यानी इसके पास ऑपरेंड एक ही आएगा। और ये अगर जिसके साथ भी ये ऑपरेटर लगा दिया जाए वो क्या करेगा कि एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा और उसको क्या करेगा, उसमें ये निगेटिव कर देगा, यानी -4 कर देगा इसको, और बी को कर देगा -5 कर देगा, या मतलब करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ लॉजिक हम लोग को लिखना है जिससे ऐसा काम हो सके, ठीक है। क्लास के अंदर अगर 4 5 है तो -4 और -5 हो जाए, ठीक है। तो यही चीज हम एग्जांपल में देखने वाले हैं। इसमें हम इस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे कि वो किसी भी वैल्यू को निगेटिव बना दे, ठीक है। तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रिंग, ऐसा समझ लो कि कोई सेकंड क्वाड्रेंट में है और हम उसको थर्ड क्वाड्रेंट में भेज रहे हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ यूजिंग नेम स्पेस std। तो यहाँ पे इंट मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और मेन फंक्शन डिफाइन करने से पहले एक क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास का नाम क्या रख देते हैं, पॉइंट रख देते हैं, ठीक है, मान लो पॉइंट ही है। और इसमें जल्दी जल्दी से हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। प्राइवेट सेक्शन में क्या कर देंगे, दो वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, इंट ए बी, और उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हम दो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। पहला कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जो कि कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, और ये ए की वैल्यू को क्या कर देगा 0, और बी की वैल्यू को भी कर देगा 0, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। कहाँ पे ये एरर किसको दिख रहा है, प्राइवेट पब्लिक क्लास पॉइंट,
तो उसके बाद क्या करेंगे, एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये क्या करेगा, दो आर्ग्यूमेंट लेगा, इंट x इंट y, और इन दोनों को असाइन कर देगा, ठीक है, यानी इनिशियलाइज करेगा इन दोनों वेरिएबल्स को क्लास के इस ऑब्जेक्ट के लिए, यानी जिसके लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। और उसके बाद एक डिस्प्ले फंक्शन होगा जो कि void होगा, जैसे उसमें था, इसमें शो बना देते हैं, ठीक है, उसमें डिस्प्ले था तो इसमें शो। अच्छा, ये कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लेगा और ये सी आउट कर देगा। सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाएगा और उसके बाद ए को प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर से एक कॉमा स्पेस और उसके बाद ये बी को प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये ब्रैकेट को क्लोज कर देगा, ठीक है, सेमी कॉलन। ये हो गया शो फंक्शन। अब इसमें कुछ नहीं करना, क्लास के बाद सेमी कॉलन। अब इसका क्या करते हैं ना, हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बना दें, पॉइंट का p1, ठीक है, और p1 डॉट डिस्प्ले को हम शो को कर देते हैं कॉल। अंकु का कॉल आ रहा है निकेत। p1 डॉट शो को कॉल कर देते हैं और इस पर रन कोड पे क्लिक करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0,0 प्रिंट हो जाना चाहिए। डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, 0,0 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट का ना कुछ वैल्यू सेट कर देते हैं, जैसे हम इस पॉइंट का वैल्यू सेट कर देते हैं 7,8, ठीक है, तो अब 7,8 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी अभी तक नया नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, इसमें एक फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, void, और लगातार कॉल कराएंगे जिसको देख लेना, void नेगेटिव, ठीक है, ऐसा मान लो नेगेटिव। और ये क्या करेगा ना, ये कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, ठीक है। ये क्या कर देगा, एक इज इक्वल टू कर देगा -a, यानी निगेटिव a असाइन कर देगा, ठीक है, और b को भी कर देगा -b के, ठीक है। ये चीज समझ में आया सबको? हेलो, हम सिर्फ दोनों वैल्यूज को, निगेटिव को, यानी कि जो पहले से a था, अगर a की वैल्यू पहले से 4 थी तो हम उसमें -4 असाइन कर दे रहे हैं, और अगर b की वैल्यू पहले से, यहाँ पे इस कंडीशन में देख लेते हैं, अगर 8 है तो हम उसमें -8 असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया निगेटिव। अब इस फंक्शन को अगर हम कॉल कर लें p1 डॉट नेगेटिव, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। और एक और चीज क्या कर सकते हैं, p1 डॉट, अब हम दोबारा से शो फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो पहली बार जब शो होगा तो 7,8 प्रिंट होगा और दूसरी बार -7, -8 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो एंडल कुछ नहीं लगाया था जिसके कारण ये 7,8 प्रिंट हुआ और दूसरी बार में दोनों को निगेटिव कर देगा -7,8, ठीक है। तो यहीं पर एक और ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं, ऑपरेटर, और यहाँ पे निगेटिव यूज कर देते हैं, ठीक है। और कॉल करने का भी सिंटेक्स सेम ही है। अगर हम यहाँ पे निगेटिव लिख रहे हैं तो ऑपरेटर माइनस को यूज कर दे सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर माइनस को यूज कर देते हैं और रन कोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले यहाँ पे एंड डेल लगा देते हैं। रन कोड पे क्लिक, प्रिंट होगा 7,8 -7, -7, -8, ठीक है। तो ये निगेटिव कर चुका है, ठीक है, ऑपरेटर माइनस। अब इसको कॉल कैसे करें, ठीक है। कॉल करने का सिंटेक्स सही है ना, कि माइनस को ना उठा के, यहाँ पे कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लिया जा रहा है, मतलब कि जो जिसके थ्रू हम कॉल कर रहे हैं वही ऑब्जेक्ट काफी है इसके लिए, ठीक है। तो इस सब को हटा देंगे और यहाँ पे आगे में नहीं लगाना, ठीक है। जैसे ही यूनरी ऑपरेटर की बात आए तो ऑपरेटर को आगे हमेशा इसके उल्टे साइड में, यानी लेफ्ट साइड में लगाना है, ठीक है। इसके बाद नहीं लगाना ऑब्जेक्ट से पहले। और रन कोड पे क्लिक कर देंगे, अभी भी ये वैसे ही प्रिंट कर देगा 7,8, ठीक है। तो ये सब मल्टीपल ऑप्शंस था। अब ये समझ में क्या नहीं आया ये बताइए, या फिर समझ में आ गया? अगर आ गया तो काफी अच्छा। हम बस इतना बोल रहे हैं ना कि जो फंक्शन हम बना रहे थे किसी काम के लिए, ठीक है, उसी काम के लिए हम एक किसी ऑपरेटर को हम वही काम असाइन कर देते हैं, ठीक है। इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब आप ही किसी ऑपरेटर को बोलिए जिसको हम ओवरलोड करें।
जिसको भी बोलिए हम ओवरलोड कर देते हैं। आवाज आ रही है हमारी? अगर आपको किसी भी ऑपरेटर में लगता है कि उसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, हाँ, जो 4 ऑपरेटर हम बताए थे उसको छोड़ के, एक 4 नहीं 4-5 ऑपरेटर है, ठीक है। जो भी ऑपरेटर बोले उसको ओवरलोड किया जा सकता है। सिंटेक्स वही है। अगर वो यूनरी होगा तो उसमें कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दिया जाएगा, अगर बाइनरी होगा तो एक आर्गुमेंट दिया जाएगा, और पहला आर्गुमेंट क्या हो जाएगा उसका, उस फंक्शन का जो पहला वाला जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल किया गया, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या है, एक फंक्शन है जिसमें ऑपरेटर एक कीवर्ड है जो कि ऐसा फंक्शन डिफाइन करने देता है जो कि किसी स्पेसिफिक सिंबल के यूज होने पे कॉल हो जाता है। जैसे जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट के साथ ना इसको यूज किए तो अपने आप ये देखेगा कि ऐसा कोई ऑपरेटर फंक्शन बना हुआ है, तो इसमें बना हुआ है तो उसी फंक्शन को ये कॉल कर देता है। यही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इसी को कहते हैं कि ऑपरेटर को एडिशनल मीनिंग दिया गया। तो इससे पहले इसका मीनिंग क्या था कि ये सिर्फ इंटीजर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता था या फ्लोट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन अभी इसके पास एक और मतलब है कि अगर इसको कोई कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं पॉइंट टाइप का अगर इसको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो उसका निगेटिव कर देगा, यानी कि वो ऑपरेटर माइनस को कॉल कर देगा, ठीक है। यही चीज समझना था। अगर आपको लगता है कोई और ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम हम लोग कुछ ऐसा रिलेटेबल लिख के उसको ओवरलोड करेंगे। हेलो गुलशन, बाकी हम्म। कहाँ है? है यही। समझ में आया सबको? ऑपरेटर ओवरलोडिंग को बंद कर दिया जाए मतलब काफी है, या फिर किसी और एक ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाए? काफी है, इसी को सब समझ के आएगा फिर से, और क्या। आगे बढ़ा जाए? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हमको लग रहा है आज सब हाँ। लोग बोलना नहीं चाह रहे, ठीक है। एक चीज हम बता दें, हम जो 15-16 यस। दिन बोले वो हमारा एनर्जी था बहुत दिन का स्टोर किया हुआ जो हम बोल पाए, ठीक है। उसके बाद से हमारे बोलने का एनर्जी भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इसलिए हम बीच में क्लास में ब्रेक भी ले रहे थे और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आप लोग खाना म्यूट खाना बंद कर दिए हैं क्या? क्या? वो खाना खाना बंद कर दिए हैं? खाना खा रहे हैं ऐसा, मतलब लगातार वही तो हम बोल रहे हैं ना कि आप लोग एक दिन बोल के देखिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसा फील आप लोग साथ में बोलिएगा तो हमको कम बोलना पड़ेगा। ये 1 घंटा बोलना पहले मतलब शुरू शुरू में आसान लगता है, लेकिन बाद में लगता है कि बहुत ज़्यादा बोल लिया। हाँ, तो ये दोनों प्रोग्राम हम भेज देंगे, ऐड कॉम्प्लेक्स वाला और निगेटिव वाला। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना चाहें डिक्रीमेंट को तो उसको भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी अदर ऑपरेटर हो उसको ओवरलोड कर सकते हैं। सिर्फ नहीं किसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसको, ये जो होता है ना, कहाँ गया, अरे पहले ये वाला था क्वेश्चन मार्क और उसके बाद ये, इसको ओवरलोड नहीं कर टर्नरी सकते। ऑपरेटर। डॉट को नहीं कर सकते, डॉट के साथ स्टार वाला जो होता है इसको नहीं कर सकते। और कुछ कुछ होता है जो साइज ऑफ कॉन्स्ट और ये सब जो ऑपरेटर होता है इस सब को भी ओवरलोड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप गूगल कर सकते हो, हम भी ऐसा गूगल पर ये सब देखे थे कि इसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और लिस्ट शायद हो सकता है इससे भी लंबा हो, बस आप जैसे एक सबसे अच्छा बात है जैसे ही इसको मर्जी होगा ना तो लिख ही डालना, ठीक है। डॉट ऑपरेटर को, हाँ यहाँ पे एक स्कोप रेजोल्यूशन छूट रहा है, 4 हम याद कर रखे हैं, वो 4 लिखना है, ठीक है। अगर हम इसको ओवरलोड करने का ट्राई करेंगे तो सिंटेक्स एरर आएगा, प्रोग्राम में लिखा आएगा, पहले समझने का कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा गूगल करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहिए। गूगल करने से पहले कभी भी मत सोचिए, डायरेक्ट जो भी मैसेज आया कॉपी कीजिए, गूगल कीजिए, कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। तो ये वाला खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्या टॉपिक बताना था, वर्चुअल फंक्शन ओवरराइडिंग बताया जाए या फिर एक और एग्जांपल कंसीडर किया जाए? हेलो, एक एग्जांपल और कंसीडर कर लिया जाए। इंक्रीमेंट करके देखते हैं क्या? आप ही बोलिए कोई ऑपरेटर ऐसा नहीं जो बाद में एरर दे दे, ठीक है। मतलब एरर नहीं, मतलब वो ऑपरेटर ओवरलोड ही ना किया जा सके। टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया जा सकता है। टर्नरी नहीं, टर्नरी टर्नरी हम यहाँ पे ऑपरेटर। लिख दिया ना, ये वाला हाँ, वो तो क्वेश्चन यूज मार्क, नहीं किया इसको जा नहीं सकता। किया जा सकता, हम पहले लिख दिए नहीं किया जा सकता।
क्या किया जाए, हम क्या करते हैं ना, हम एक वर्चुअल फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन या फिर वही ओवरराइडिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस में ना एक चीज़ हम आपको बता दें, जब आप जावा प्रोग्रामिंग पढ़िएगा तो ये सब बहुत सारा चीज़ ना ऐसा कचरा जैसा लगेगा कि सी प्लस प्लस में बिना बात के घुसा दिया है, जिससे प्रोग्रामिंग इजी नहीं और टफ हो जाता है। पता नहीं ऑप्टिमाइजेशन होता है या नहीं, लेकिन ऐसा बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हमको ऐसा लगता है। जो लोग पहले जावा पढ़े होंगे उनको सी प्लस प्लस सच में लग रहा होगा कि इसमें बिना बात के सब लगाए हुए कुछ। हाँ, वर्चुअल फंक्शन बताना था। डॉट एक एग्जांपल इसका लेंगे और बाकी कल देखेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई बेस क्लास में मेथड है और हम लोग चाहते हैं ना कि उस मेथड को हम डिराइव्ड क्लास में सेम नाम का कोई और मेथड बना ले, ठीक है। सेम नाम का कोई और मेथड बना ले, उसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। यानी कि जो बेस क्लास से हमको मेथड मिला था उसको हम ना यूज करके हम अपने क्लास में एक ओवरराइड करके एक जैसे ओवरराइडिंग क्या बोलते हैं, इसका एक नेचुरल एग्जांपल लें तो क्या कह सकते हैं। मान लीजिए जैसे इस जिला में क्या होता है, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का कोई आदेश है, ठीक है, कि राज्य में मतलब जिले में कहीं पे धारा 144 लगा दी गई, ठीक है। तो उसको ओवरराइड करने का पावर किसके पास है, डीएम के पास है, कि उस डिसीजन को वो ओवरराइड कर सकता है। यानी कि जो डिसीजन वो पास किया उस डिसीजन को वो बदल देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है ओवरराइडिंग। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एक एग्जांपल देखेंगे और कल इसको हम क्या बोलते हैं उसके साथ नोट्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यूजिंग क्या लिखना है, नेम स्पेस std, ठीक है। और इंट मेन सेमीकोलन, और इसके नीचे से हम क्लास डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बेस क्लास है, ठीक है। बेस क्लास का नाम रख देते हैं बेस क्लास ही, ठीक है। और उसके बाद उस बेस क्लास में क्या है, प्राइवेट सेक्शन में कुछ नहीं है, ठीक है। पब्लिक सेक्शन में एक मैसेज नाम का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। वॉइड टेक्स्ट करके, ठीक है, टेक्स्ट बहुत होता है। टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन बना हुआ है जो कि इतना दूर नहीं रहेगा अपने फंक्शन से, पास में, ठीक है। ये कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लेगा और ये मैसेज एक प्रिंट करेगा, सी आउट। क्या लिखा आएगा, हम हैं बेस क्लास, ठीक है। तो बस यही मैसेज प्रिंट कर देगा, सेमी कॉलन। और कहाँ पे क्या क्या सिंटेक्स इधर कर दिया हम, ये क्यों दिख रहा है, ये हम गलत ब्रैकेट लगा दिए हैं, हटा देंगे इसको। अब सब कुछ सही है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं ना, एक चाइल्ड क्लास इसका बनाते हैं, ठीक है। क्लास चाइल्ड क्लास डायरेक्ट, तो एक इसका चाइल्ड बाय डिफॉल्ट बन नहीं जाएगा, ये क्लास अलग हो गया और ऊपर वाला क्लास अलग हो गया, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए वही इनहेरिटेंस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, एक कॉलन लगाएंगे और पब्लिकली इसको इनहेरिट। अच्छा, ये पूरे क्लास को कॉपी कर देगा, ठीक है, इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते। तो ये बेस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट अगर इसको कॉल करेगा ना, अभी अगर इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट अगर कॉल करेगा तो इसके पास टेक्स्ट नाम का मेथड है, ठीक है। इसको हम एक इस क्लास का कुछ भी डेफिनेशन नहीं करते, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस ऊपर वाले बेस क्लास का भी एक और चाइल्ड क्लास का भी एक, ठीक है। तो बेस क्लास का एक b1 नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और चाइल्ड क्लास का एक c1 नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब इसको हम क्या करते हैं ना, हाँ, दोनों के थ्रू हम टेक्स्ट को कॉल कर देते हैं, ठीक है। b1 डॉट टेक्स्ट। अच्छा,
C1 के लिए भी हम सेम करेंगे, चाइल्ड के लिए भी। अगर दोनों के लिए हम इस मैसेज को टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करें ना, तो चाइल्ड के अंदर कोई टेक्स्ट नाम का फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसके पेरेंट के पास है, इसलिए यहाँ पे ये पेरेंट वाले को कॉल लगा देगा। ठीक है, रन कोड। हम है बेस क्लास, दोनों का प्रिंट हो गया। ठीक है, तो एक चीज हम बता चुके थे शायद पहले से कि हम इसमें, अच्छा ये पॉइंटर हम बताए थे कि नहीं, हम पॉइंटर बना सकते हैं, वही चीज बताना होगा। हम इसमें ना एक पॉइंटर बना सकते हैं B1 को। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर का हम पॉइंटर बनाते थे, वैसे ही क्लास का भी एक पॉइंटर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ असाइन कर सकते हैं। बेस क्लास में है तो हम लोग उसको किसी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा। बी नाम का बनाए थे बेस क्लास का। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, B1, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस B में ना हम इस B1 का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, B1 में लिखना होगा, या फिर यहीं पर डिफाइन करते टाइम इसको लिख देते हैं, एड्रेस इसको पास कर देंगे। कहाँ गया, नहीं नहीं नहीं, B1 को यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, पहले B1 को ऊपर ले जाके बना देते हैं और इसके एड्रेस में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, सब सही है। इसमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। कहाँ गया, और इस B1 का एड्रेस को पास कर देंगे। ठीक है, वैसे ही है जैसे स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर बनाते थे और उसमें एक स्ट्रक्चर का एड्रेस को पास कर देते थे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसको बेस क्लास, स्पेलिंग सही नहीं है, बेस क्लास B1। ठीक है, ये B1 जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये B नाम का जो ये रेफरेंस है। ठीक है, तो अब हम B1 डॉट टेक्स्ट भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हम B और B को पहले अगर हम डी रेफरेंस करना चाहें ना, तो ऐसे डी रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर में करते थे। ठीक है, और डॉट करके हम इसको टेक्स्ट को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर सिंटेक्स है। ये अपने आप से एरो लग गया। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं। ये डी रेफरेंस करना था, उसके बाद यहाँ पे डॉट लगाना होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सिंटेक्स है, लेकिन इसी को ओवरराइड करने के लिए जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में करते थे, ये पूरा रामायण ना लिखना पड़े, डायरेक्ट पॉइंटर के बाद एरो लगा देते थे। ठीक है, और उसको कॉल कर पाते थे टेक्स्ट को। तो वही चीज यहाँ पे है, इसको कर देते हैं कॉल। ये चीज आपको समझ में आ गया कि इसको हम पॉइंटर में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस क्लास में हम क्या किए, बेस क्लास का ही ऑब्जेक्ट को असाइन किए, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है ना कि हम इस बेस क्लास में, बेस क्लास जो B है, इसमें B को हम C1 भी असाइन कर सकते हैं, मतलब C1 का एड्रेस भी। ठीक है, कहाँ गया, C1 का एड्रेस को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है कि नहीं आता। कुछ भी एरर नहीं आया, प्रिंट हो गया मैसेज। ठीक है, तो इसको हम अगर C1 का भी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, यानी कि अब अगर हम B1 डॉट टेक्स्ट को कॉल करें, तो अब जो फंक्शन ये कॉल हो रहा है ना, ये इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है। ठीक है, C1 के थ्रू, और सॉरी B1 नहीं, B। अगर हम B के थ्रू करें तो ये C1 के थ्रू अब कॉल हो रहा है। इस चीज को आपको समझना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना, वर्चुअल फंक्शन को देखते हैं, उसका क्या कहानी है। वर्चुअल फंक्शन का सिंपल सा मतलब है ना कि ये जो ऊपर वाला क्लास में टेक्स्ट नाम का फंक्शन डिफाइंड है कि हम है बेस क्लास, ये जो नीचे वाला क्लास है, यानी कि इनके जो चाइल्ड है, इनको ऊपर वाला फंक्शन पसंद नहीं है। ये बोलते हैं हम उसी नाम का फंक्शन बनाएंगे, लेकिन काम हम कुछ और कराएंगे, यानी मैसेज हम कुछ और प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए यह क्या करेगा कि ये अपना एक वॉइड टेक्स्ट नाम का फंक्शन बना देगा। ठीक है, और उसमें अपने हिसाब का कुछ मैसेज प्रिंट करेगा। मैसेज में क्या लिख देगा कि हम हैं बेस क्लास, ये लिखा हुआ है बेस क्लास, तो ये अपना चाइल्ड क्लास लिख लेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये टेक्स्ट फंक्शन कैसे कॉल होगा। ठीक है, अब इतना जगह लिख दिया गया,
डिक्लेयर द लाइन नंबर इज इनएक्सेसिबल, कहाँ पे इनएक्सेसिबल हो रहा है। हाँ तो इसको ना पहले पब्लिक किया जाए, ठीक है। अब इसके पास दोनों ऑप्शन है, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, ये जो C1 है, इसके पास दोनों ऑप्शन है, ये अपना कॉल करेगा या किसका कॉल करेगा, ठीक है। वही चीज को देखना है। रन कोड पे क्लिक करते हैं, कुछ एरर आएगा, ठीक है। C does not have a name or type। C1 कहाँ पर लीजिए, चलो देखा जाए। तो इसको C1 को हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का लॉजिक वही है कि कहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन है, तो इसको ना यहाँ पे दोनों को टेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट सेम नेम का फंक्शन बेस क्लास में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सेम नेम का फंक्शन पहले से कोई बेस क्लास में है तो नए वाले चाइल्ड क्लास में सेम नेम का फंक्शन हम नहीं बना सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो एक वर्चुअल फंक्शन हो, ठीक है। और पहले ये एरर देख ले, एरर का आया था, एरर अभी भी आता है तो उसको पहले देखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, यहाँ से ये ओवरराइड हो गया, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाला फंक्शन वर्चुअल हुआ, मतलब इसके चाइल्ड क्लास के पास ये एबिलिटी है कि वो इस टेक्स्ट फंक्शन को बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन को बदल दिया गया, और यही चीज़ है वर्चुअल फंक्शन का, यानी कि जो भी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से ही लिंक्ड है कि अगर बेस क्लास में कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई बेस क्लास में फंक्शन है, उसको चाइल्ड क्लास को वो फंक्शन पसंद नहीं आया तो उसी नेम, इवन आर्ग्यूमेंट भी सेम, जैसे यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, यहाँ पे भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पे भी एक आर्ग्यूमेंट होता, तो उसको ये ओवरराइड कर सकता है। इसी को ओवरराइडिंग बोलते हैं जावा में, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ये दोनों चीज पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे ये वर्चुअल फंक्शन पता नहीं क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो कहने का सेंस है ये कि जो बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन होता है उसको आगे ऐसा चाइल्ड क्लास के पास ये एबिलिटी होता है कि वो उसको चेंज कर सकता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ओवरराइडिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द न्यू क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्टेटमेंट्स रेदर देन यूजिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ बेस क्लास, ठीक है। ये चीज शायद जावा में पढ़ाया जाता है। तो यही है बस बेस क्लास, और आज के लिए काफ़ी है। ये समझ में ना ही है तो अच्छा है, कल हम इसको, कल से ना हम क्लास पीपीटी पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आज भी हमारा मतलब मन ठीक नहीं था, तो जैसे तैसे इसको कंप्लीट किया। कल से क्लास पीपीटी पे करेंगे, और हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड यूज़ करें, ठीक है। तो बाकी सेशन को, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं पहले। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ।